Hello guys, myself Dr. Prakash Tiwari, Assistant Professor, Coordinator IRS ISRO Outreach, Department of Environmental Sciences, Kamala Nehru Institute of Physical Social Science, NACA सुल्तानपुर। तो हम लोग कल जो लॉ पढ़ रहे थे, शुरू किए हैं, वो था द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का पार्ट 1 था। ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आज हम लोग उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे, क्योंकि 3 वीडियो में बनेगा। लॉ डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा है और ये सभी बच्चों के लिए है जिनके करिकुलम में इन्वायरमेंटल लॉ है। जिस भी बच्चे ने एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस या बीएससी कर रहा होगा ऑल ओवर इंडिया, उसके करिकुलम में अगर इन्वायरमेंटल लॉ है तो वो उसको यूज़ कर सकता है, इससे नोट्स बना सकता है। ये ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ने जो कल लॉन्च किया है, उसके अंतर्गत हम लोग ये क्लास रन कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए ओपन टू ऑल एसेस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 पार्ट 2। कल हम लोगों ने यही शुरू किया था। दिस एक्ट इज नोन एज The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. It was implemented on 23rd March 1974 with 8 चैप्टर। देखिए इसमें चैप्टर कैसे लिखा हुआ है, रोमन में है क्योंकि ये एक्ट है। कल मैं जो वीडियो डाला हूँ उसमें आप आई बटन में चेक कर लेना कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने 8 को 8 बना दिया ना न्यूमेरिक वाला, तो वो टोटल गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 8 इन केस ऑफ एक्ट 8 को रोमन में लिखते हैं। इन केस ऑफ रूल चैप्टर को आप न्यूमेरिक में लिख सकते हैं। कभी भी इसको ब्रैकेट के अंदर मत लिखना, नहीं तो वो शेड्यूल में काउंट होगा। अभी आगे कई सारे लॉज हैं, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, फिर नॉइज़ है, फिर मोटर व्हीकल है, फिर बायोमेडिकल है, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड हजार्डस वेस्ट है, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब सेल रूल है, फिर उसके बाद से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो ये सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, विद सारे नोट्स मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। हम वही पोर्शन रखेंगे जो आपके करिकुलम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्ट में चैप्टर रोमन में लिखा जाएगा, रूल में चैप्टर न्यूमेरिक में लिख सकते हैं। सेक्शन 64 है, इसमें 2 बार संशोधन किया गया 1978, 1988 में। यह एक्ट आया अंडर आर्टिकल 252(1). आर्टिकल के साथ क्लॉज लगता है, ये 1 क्लॉज है विथ GSR नंबर 6 ऑफ 1974। चैप्टर इसमें जो हम लोगों ने कंसीडर कल पार्ट 1 में लिया, उसमें प्रिलिमिनरी था। प्रिलिमिनरी में 2 सेक्शंस थे। फिर चैप्टर 2 सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशंस के बारे में था कि कैसे बोर्ड्स के गठन होते हैं, कैसे बोर्ड्स बनता है। फिर चैप्टर 3 था जॉइंट बोर्ड। जॉइंट बोर्ड एकदम अलग डेकोरम का बोर्ड है, जो कि लॉ में वाटर एक्ट में ही इस्तेमाल होता है। अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है कि जॉइंट बोर्ड किस एक्ट में आता है, तो जॉइंट बोर्ड सिर्फ वाटर एक्ट में आता है और वाटर रूल में भी है। वाटर एक्ट में भी है, वाटर रूल में भी है। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर का जो आपका क्या क्या पावर्स होंगे बोर्ड के पास, बोर्ड कैसे वर्क करती है। तो मैंने कल बताया था कि सबसे ज़्यादा पावर चेयरमैन के पास होता है। चेयरमैन इज़ एन IAS। और जो आपका उसके बाद से सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है आपकी MS की, मेंबर सेक्रेटरीट की। वो सारा मालिकाना, उसका समझ लीजिए आपका ये मालिकाना अधिकार है, उसका एकाधिकार। तो एकाधिकार है, तो एकाधिकार मतलब कि उसके टोटल ओवरऑल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे उसका सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है। फिर इसके बाद से चैप्टर 5 को हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में, और आगे चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो
दिख रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा, आधी जानकारियाँ नहीं, पूरी जानकारी लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। आपके पास बहुत सारे टाइम है, ठीक है, तो यूटिलाइज योर टाइम, क्योंकि कहा गया है एंटरटेनमेंट इज़ दैट विच शेप द फ्यूचर, मनोरंजन वही जो काम आए। तो आगे चलते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड की बात करते हैं। सेक्शन 16 कहता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के क्या फंक्शंस हैं? तो सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस को हम देखेंगे तो आप इसमें सेंट्रल बोर्ड क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड shall be promote cleanliness of stream and wells in different area of the state। पूरे स्टेट में कोई भी स्ट्रीम है, वेल्स है, इसकी साफ सफाई सुरक्षता पे पानी के ये बोर्ड वर्क करता है। यह बोर्ड गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, चूंकि सेंट्रल बोर्ड है, यह बोर्ड गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। यह बोर्ड सेक्शन देखिए 16 के बाद 1 लिखा है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, 16 के बाद 2 लिखा है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। अब ए जो ये है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सबऑर्डिनेट सेक्शन ए। तो इसके अंतर्गत आता है एडवाइज करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा है कोऑर्डिनेट करना स्टेट बोर्ड को, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, बवाल हो गया तो वो कोऑर्डिनेट करेगा किसको? स्टेट बोर्ड को। ध्यान रखिए, स्टेट बोर्ड को कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट स्टेट बोर्ड, यह प्रोवाइड कराएगा असिस्टेंस गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। सी में दिख रहा है आपको सबसेक्शन सबऑर्डिनेट सेक्शन सी में, इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड टू कैरी स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। किसी भी प्रकार का रिसर्च होगा, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होगा, यह इसके लिए उत्तरदायी है। फिर इसके बाद से डी, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सीपीसीबी में एनवायरनमेंट वाले ट्रेनिंग करते हैं और बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले ट्रेनिंग करते हैं, तो ये ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिज़ाइंड है, माने गाइडलाइन जारी कर सकता है और करता भी है, लोग करते हैं। एमएससी एनवायरनमेंट साइंस में या बीएस आप जो है अगर समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप आप सीपीसीबी में भी कर सकते हैं, यूपीपीसीबी में भी कर सकते हैं, माने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल में भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। फिर इसके बाद से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराता है रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अंडर सबऑर्डिनेट सेक्शन ई। एफ कहता है कलेक्ट कंपाइल पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिकल रिलेटिंग टू द वाटर पोल्यूशन। किसी भी प्रकार का डेटा का मूलभूत मोनोपोली इसी विभाग के पास होता है। यह विभाग उस डेटा को, यह विभाग मतलब सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड इन डेटास को अपने पास रखता है। रिपोर्टिंग होती है सीवेज इफ्लुएंट्स की, ट्रेड इफ्लुएंट्स की, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके पास होती है और ये इसके लिए उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर कहते हैं कि ये लेट डाउन करेगा, मॉडिफाई करेगा। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि पानी का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, तो व्हाट इज़ न्यूट्रल? न्यूट्रल इज इन स्टैंडर्ड। इसी तरह डीओ, बीओडी, आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, एल्केनिटी, एसिडिटी, हार्डनेस, ये सारे पैरामीटर हम लोग अपने लैब में चेक करते हैं एनवायरनमेंट साइंस में। ये एनवायरनमेंट साइंस का प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल का जो पैरामीटर्स हैं,
ये पैरामीटर्स कौन बताता है? ये पैरामीटर्स डिसाइड करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यहाँ पर पैरामीटर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर सकता है। बाकी ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डायरेक्ट स्टेट बोर्ड से कम्युनिकेट करता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए स्टेट बोर्ड होता है। फिर इसके बाद से सेंट्रल बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज कर दे एज एन इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड सैंपल एनालिसिस ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट। जैसे मान लीजिए कि सुल्तानपुर में सरयू रिवर की एनालिसिस करनी है, सीपीसीबी ने पता चला कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट भी है। वो डिपार्टमेंट में आया, डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया कि आपने डिपार्टमेंट को ये पैरामीटर्स में रखना है और ये आपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी केमिकल्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद से वो इस डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है एज एन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेबोरेटरी के रूप में, जहाँ पर गोमती का पानी का एनालिसिस कर सकते हैं। यह पावर सेंट्रल बोर्ड के पास भी होती है और यही पावर स्टेट बोर्ड के पास भी होती है। वो स्टेट बोर्ड लेबोरेटरी को डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि सरयू का पानी है, अब सरयू का पानी आप लेकर जाएंगे सॉरी, तो उसका पैरामीटर्स में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये पैरामेटिकल चेंज को अवॉइड करने के लिए, माने एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रोसीजर बोर्ड्स करती हैं। इसके बाद आप इससे पहले एक बार देख लीजिए फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, चैप्टर 4 है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अभी हम फंक्शंस ऑफ द बोर्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड पढ़ रहे हैं, सेक्शन 16। हमने बहुत सारे सेलेक्टेड सेक्शन ही लिए हैं, तो सेक्शन 16 है फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। ये आप देख रहे होंगे फंक्शंस ऑफ द बोर्ड को, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि ई में, मैं इसी से डरता हूँ कि जैसे बच्चे ई में लिखा है क्या है, टू ऑर्गेनाइज मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन अवेयरनेस, आप इसकी जगह एफ लिख दीजिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे, आपके मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे, कम नंबर मिलेगा। और बच्चे कहते हैं कि लॉ में हमें कम नंबर मिला, आपने सेक्शन को गलत लिख दिया होगा, कहीं नहीं आता है छोड़ दो, उसको मत लिखो, आप डी लिख दो, एफ लिख दो, पर वो लिखो जो वहाँ पे टू दी पॉइंट हो और मेंशन्ड हो। क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है, मैं कल भी बताया था, लॉ खुद में अनुशासन है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो यू शुड बी इन डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में होना ही होगा। और वो डिसिप्लिन को जब आप फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरल लगेंगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेंगी। और ये लॉ का इस्तेमाल हर वो बच्चा करता है जो इंडस्ट्री में जाता है, और कंसल्टेंसीज़ में भी लॉ का इस्तेमाल होता है, बहुत बुरी तरह से, बेहतरीन इसको कहते हैं कि मज़ेदार तरीके से इस्तेमाल, क्योंकि इन्वायरमेंट में लॉ का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत। अब आइए फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड में। अब आप यहाँ पे, मैं रोका हूँ कैमरा, आप इसको बहुत आराम से स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ धुंधली दिख रही हो मेरे किसी भी वीडियो में नीचे, तो आप सेटिंग कर में जाएंगे यूट्यूब वाले, तो उसमें लिखा रहता है कि आप किस उसमें देखना चाहते हैं, ऑटो या 360 पिक्सल में या 1K पिक्सल में, तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑटो एडजस्टर, इसका जो हम लोग रिकॉर्डर है वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा उसको, तो आपको सब चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। अगर धुंधली दिख रही है तो सेटिंग से आप कर लेंगे। अब आइए स्टेट बोर्ड के फंक्शन में, सेम प्रोसीजर है, बट स्टेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल टू होता है स्टेट गवर्नमेंट के और रिपोर्ट करता है सेंट्रल बोर्ड को। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जो है पोल्यूशन हुआ, किसी वेल में हुआ, किसी नदी में हुआ, टैंकर से हुआ, ऑयल टैंकर एक्सीडेंट हो गया, तो सेंट्रल बोर्ड को स्टेट बोर्ड रिपोर्ट करेगा ही करेगा, एक कॉपी वो आपको देगा स्टेट गवर्नमेंट को।
फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो कॉपी प्रोवाइड करेगी। वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉपी प्रोवाइड कराए। स्टेट बोर्ड ने क्या करना है, एक कॉपी खुद के पास रखेगा रिपोर्टिंग की, एक कॉपी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देगा, एक कॉपी स्टेट बोर्ड को देगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और अब स्टेट गवर्नमेंट एक कॉपी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कॉपी एक्सीडेंट की या इंफॉर्मेटिव इस तरह की नहीं दे सकता है, उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। तो चलते हैं आगे इसमें, और थोड़ा सा इसको मैं जूम करूँगा। दरअसल ये कैमरा ऑन हो गया मुझसे गलती से, तो इससे स्पेस ही इसने खींच लिया है थोड़ा। देखिए सेम प्रोसीजर है, उसमें क्या था, एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी स्टेट बोर्ड प्लान करेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामों को रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ स्टीम वेल, और उसका सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करेगा। बी में कहता है कि एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल। सी कहता है कलेक्ट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, कलेक्ट करेगा, डिसमिनेट करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वाटर पोल्यूशन, वही जो मैं आपको बता रहा था कि बोर्ड्स कैसे रिपोर्टिंग करेगा। फिर ये इनकरेज करेगा टू पार्टिसिपेट एंड टू कंडक्ट मास मीडिया प्रोग्राम को, वाटर पोल्यूशन से रिसर्च को कोलैबोरेट करेगा सेंट्रल बोर्ड से किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। फिर इंस्पेक्ट करेगा सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट को, फिर उनके वर्किंग्स को, फिर प्लांट्स को, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ लगे रहेंगे उनका इंस्पेक्शन, औचक निरीक्षण, ये सारा चीज़ स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है। फिर ये ले डाउन करेगा, मॉडिफाई करेगा एनुअल स्टैंडर्ड्स को ऑफ सीवेज, ऑफ ट्रेड इफ्लुएंट, इंटर स्टेट जो वाटर फ्लो हो रही हैं उनके क्वालिटी और पैरामीटर की एनालिसिस करेगा ये पूरा। फिर एच कहता है कि इन्वॉल्व रिलायबल मेथड, यह प्रोवाइड कराएगा रिलायबल मेथड्स को, जो मेथड्स जो आपके फिजिबल हो, प्रैक्टिकली इजीली कंडक्ट किए जा सकें रिगार्डिंग चेंज इन पैरामीटर विद ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, पानी, प्रदूषित पानी के कारण जो भी सॉयल में, वाटर में बदलाव आ रहे हैं या रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट होगा, तो उसके बारे में भी ये जानकारी लेगा और ये जानकारी आगे फॉरवर्ड की जाएगी। फिर इसके बाद से आई कहता है इट इन्वॉल्व मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीवेज एंड सुटेबल ट्रेड इफ्लुएंट इन एग्रीकल्चर। अब ये पैरामीटर को स्टैंडर्डाइज कराएंगे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनके फंक्शन में आता है। फिर जो भी ट्रेड इफ्लुएंट है, जो भी आपका सीवेज है, इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, वाया कंपोस्टिंग। वेरी सिंपल है, ये तो क्लास 8 का बच्चा ही बता देगा कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, खाने का वेस्ट है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वाया कंपोस्टिंग करते हैं। तो ट्रीट करके कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करके और कैसे एग्रीकल्चर में लाएगा, इसके डेकोरम को ये बोर्ड सेट करता है। फिर ये इन्वॉल्व करेगा कि लेट डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट, ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल बोर्ड कर रहा है, ठीक उसी तरह ये भी करेंगे। इनके पास भी पावर है इनका, पर ये देखिए आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ये जो आ रहा है ये आफ्टर अमेंडमेंट आया है। बोर्ड के पास ये पावर है टू इस्टेब्लिश लेबोरेटरी टू इनेबल बोर्ड परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर दिस सेक्शन, माने दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर बोर्ड जो है वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ को रिगार्डिंग लेबोरेटरी कंस्ट्रक्शन, लैब के पैरामीटर्स, मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सेट करने के लिए ये सारा काम कौन करेगा, स्टेट बोर्ड करेगा। क्योंकि देखिए फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड जो है वो डायरेक्ट है, एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व नहीं होती, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर जगह इन्वॉल्व नहीं होती, वो स्टेट को जो है आदेश करती है और उस आदेश के अंतर्गत स्टेट जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस के बाद से इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं
और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप फ्री हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और हमारा जो है इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। चैप्टर 5 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं? इसमें बताते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि ये चैप्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कॉपी में मेंशन कर दो, ठीक है, आप 4th करो, ठीक, पर इसको जानो कि इसमें है क्या। मैं इसको स्किप कर जाता, पर मैंने कहा नहीं, बच्चों को ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर चैप्टर 5th में होगा क्या। तो चैप्टर 5th जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अब देखिए, इसी के अंतर्गत पेनल्टी आती है, जो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में पेनल्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो सब इसी के अंतर्गत में आएगी। तो चैप्टर 19 है, चैप्टर 5 है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन वाटर के लिए। और देखिए कैसे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, लिखने का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके कैरियर, आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट डालती है। लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप कतई नीरस न समझें, ये कतई इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अब आप देखिए कैसे मज़ा आता है। अब जब इस चैप्टर को आप बड़े दिमाग में याद रखिएगा, सारी पेनल्टी यहीं से लगेगी। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू द सर्टेन एरिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है रिगार्डिंग एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए कि किसी ने एप्लीकेशन दायर किया कि हमारी इंडस्ट्री ज़रूरी है, पर वहाँ पर कोई ऐसी एस्थेटिक वैल्यू है जो कि उस इंडस्ट्री से पोल्यूट हो सकती है या नष्ट हो सकती है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दें। दूसरा, ऑब्टेन एन इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 20 कहता है कि सीपीसीबी के पास ये पावर है, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पावर है कि वो आपके इंडस्ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपके इंडस्ट्री से वो एक्वायर कर सकती, क्योंकि उसको अभी आपने पढ़ा है सेक्शन में कि उसको ले डाउन स्टैंडर्ड करना होगा, वो स्टैंडर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होगा तभी तो ये करेगी। फिर सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 कहता है पावर टू टेक सैंपल ऑफ इफ्लुएंट एंड प्रोसीजर टू फॉलो द कनेक्शन देयर विथ। आप लिख सकते हैं सिंपल, सेक्शन 21 पावर टू टेक सैंपल ऑफ इफ्लुएंट। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी सीपीसीबी या यूपीसीबी का कर्मचारी इसी सेक्शन के तहत सैंपल कलेक्ट करता है। यदि इस किसी भी सेक्शन को आपने रोका एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लीजिए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कोई सेक्शन 20 के अंतर्गत वो कागज़ लेके सीपीसीबी वाले पहुँचे कि भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका ऑडिट डेटा आपने नहीं दिया या फॉल्स डेटा दिया, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी डेफिनेटली, और बहुत हैवी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि नियम है पोल्यूटर्स का जो पेनल्टी होता है एज पर द वेल्थ ऑफ ऑक्यूपायर लगता है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ बताता हूँ, बड़े मज़ेदार है। मान लीजिए कि हम हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं विदाउट हेलमेट अगर, तो जो पेनल्टी लगेगी वो मेरे जो है वेल्थ के अकॉर्डिंग लगेगी। मतलब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मेरी पेनल्टी उस हिसाब से लगेगी। मेरे स्टूडेंट्स जा रहे होंगे अगर विदाउट हेलमेट तो उनकी पेनल्टी अलग लगेगी, कम लगेगी। पर यही अगर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक ही मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे होंगे तो इनकी पेनल्टी लाखों में लगेगी। अब समझे, जो रकम होगी, अभी जो आप पेनल्टी में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वो ऐसे ही होता है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना बड़ा पेनल्टी। अब आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपने सैंपल नहीं दिया तो पेनल्टी लग सकती है। फिर सेक्शन 22 कहता है रिपोर्ट्स ऑफ रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑन द सैंपल टेकन अंडर सेक्शन 21। जो सेक्शन 21 में उसके पास पावर है उसका उसने रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट की वो एनालिसिस करेंगे। सेक्शन 23 कहता है पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन।
सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के पास इस सेक्शन के थ्रू पावर होता है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी समय रेड कर सकती है। वो आपसे टाइम नहीं लेगी कि हमको जो है आप टाइम दीजिए ताकि हम आपके यहाँ रेड करना है ना, वो कभी भी आपके यहाँ रेड मार सकती है। सेक्शन 24 है प्रोहिबिशन टू यूज़ ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूशन। यदि आपकी कोई इंडस्ट्री किसी कुएं में, किसी झरने में, किसी नदी में पानी को ड्रेन कर रही है तो आपकी इंडस्ट्री में ताला लग जाएगा। आपकी इंडस्ट्री में ताला लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर आर्ट ऑफ लिविंग में एक श्री रविशंकर हैं। उन्होंने यमुना के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। कई दुनिया के धर्मगुरु लोग आए और यमुना के उस पार है एनजीटी। तो अब ये स्टोरी समझिए। एनजीटी को इन्होंने परमिशन उनसे नहीं लिया कोई लीगली। अब आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे टॉयलेट्स भी बने हुए थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्य अतिथि थे। अब आप पर्यावरण के कानून की ताकत देखिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्य अतिथि थे, दुनिया भर के राजनयिक इनवाइटेड थे। एनजीटी ने उनके ऊपर 100 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया और उनको पेनल्टी देनी पड़ गई। पेनल्टी उनको देनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास सेक्शन 24 का ये पावर था। हालांकि वो यमुना पोल्यूटेड यमुना के किनारे लगाए थे, पर चूंकि वो स्ट्रीम है, वो रिवर की कैटेगरी में आ रही है। या वो अगर वहाँ कुआं होता, चाहे स्ट्रीम होता, चाहे कुआं होता, चाहे रिवर होता, चाहे पॉन्ड होता, चाहे लेक होता, चाहे ओशन होता, इसके अंतर्गत आए तो पेनाल्टी लगनी ही लगनी है। ये जो आप 3, 4, 5, 8 देख रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं इसको मेंशन किया हूँ। फिर सेक्शन 25 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू आउटलेट एंड न्यू डिस्चार्ज। देखिए, सरकार आपको आउटलेट खोलने के परमिशन देती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रही है, वो दे रही है, ठीक है। परंतु क्या है कि आउटलेट खोलने का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप बिना परमिट अगर आउटलेट खोलते हैं तो आप पेनाल्टी के दायरे में आ जाते हैं। तो अगर आपने कुछ खोला है आउटलेट क्या था? सेक्शन 2 डेफिनेशन में मैंने बताया है, आउटलेट किसी भी प्रकार का ओपनिंग इंडस्ट्री से, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज्ड हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, कोई भी ओपनिंग जिसमें इफ्लुएंट निकल रहे हैं वो आउटलेट की कैटेगरी में आता है। फिर सेक्शन 26 आता है रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट। प्रोविजंस हैं, सरकार खुद आपको सपोर्ट करती है कि आपको अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे आप कोई भी इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करें, कैसे आप कोई भी ट्रेड इफ्लुएंट को मूव कराएं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ही सरल हैं, परंतु इसके डर के कारण हम लोग नहीं लेते। ये सब बहुत सिंपल प्रोसीजर्स हैं। आप इस लॉ को गवर्न करेंगे, आपके इंडस्ट्री पे 1 रुपये का पेनल्टी नहीं लगना है। 1 रुपये का पेनल्टी आपके यहाँ कहीं नहीं लगना है, और कहीं आप देखेंगे न आपसे बोर्ड का कोई मेंबर 1 रुपये ऐड सकता है। कुछ है बोर्ड में जो पैसा ऐडते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये लॉ में बहुत पावर है। सेक्शन 27 है, देखिए, रिफ्यूज़ल और विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय स्टेट बोर्ड। अगर आपने कोई डेटा गलत दे दिया, आपने अगर कोई भी सैंपल गलत दे दिया, मान लीजिए आपसे कहा जब यही पानी का सैंपल दीजिए, आपने टोटी का पानी भर के दे दिया, आपने हेडपाइप का पानी भर के दे दिया, तो क्या होगा? आपका सारा का सारा जितना कंसेंट बोर्ड से आपने लिया है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। उसको विड्रॉल कर सकते हैं, ख़त्म, तत्काल प्रभाव से। आपने ओपनिंग पाइप चैनल का मान लीजिए लिया है कि हम एक पाइप लाइन खोल रहे हैं जो कि आउटलेट है हमारा,
और उसका कंसेंट उसमें पड़ा है और उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लगा नहीं ये गलत है, तो वो विड्रॉल कर लेगा, उसके पास पावर है 27 सेक्शन 27 के अंतर्गत में। 28 आपको पावर देता है कि 30 दिन के अंदर आप रीअपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पावर बोर्ड के पास भी है, आपके पास भी है कि आप भी उसका रीअपील कर सकते हैं। आप भी अपना भाई अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये नहीं किया, अपनी भी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। बोर्ड आपको इसका पूरा पावर देता है, पूरा आपको। देखिए लॉ मतलब ये नहीं है कि वन साइडेड है, लॉ बोथ साइडेड है, कानून दोनों की सुनेगा तभी वो उस पर डिसीजन होता है। सेक्शन 32 को 28 के बाद 32 मैंने रखा है, इसको समझिए। 32 इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए है। मान लीजिए कि कोई भी आपका इंडस्ट्री का इफ्लुएंट बहुत तेजी से रिसना शुरू हो गया, बहुत तेजी से डिस्चार्ज हुआ और वो स्ट्रीम वेल या रिवर में मिलना शुरू हो गया, जैसे या तो मिनीमाटा कांड हो जाए, मिनीमाटा डिजीज, या तो आपका अभी रिसेंटली हुआ है कुछ दिन पहले सीपीसीबी का एक ट्रीटमेंट प्लांट था मॉनिटरिंग का, उससे क्लोरीन रिलीज हो गई। इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए होता है ये सब। तो सेक्शन 32 इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए है। इन केस ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम वेल रिवर पॉन्ड लेक, अब इसमें सब आ जाता है, स्ट्रीम वेल रिवर पॉन्ड लेक सब कुछ, कोई भी वाटर बॉडी होगा वो इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। अब चैप्टर 6 फंड ऑडिट्स एंड अकाउंट, पैसे का मैटर है। तो सेक्शन 34 कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 35 कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या इसमें जो भी जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी स्टेट में, तो ये यहाँ से मिलती है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर द स्टेट बोर्ड, सेक्शन 35 कहता है। फिर सेक्शन 36 कहता है फंड्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। अब ये फंड क्या है? फंड तो सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल बोर्ड शैल हैव इट्स ओन फंड। सेंट्रल बोर्ड के पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खुद का दिया हुआ एक फंड होता है। यह फंड इन फॉर्म ऑफ डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट इस तरह से दिया जाता है, जो कि बोर्ड के अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल होता है। स्टेट बोर्ड के पास भी अपना एक ओन फंड होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है पर उसका अपना भी एक फंड होता है, वो भी इसी तरह गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, बेनिफिशियंस के नाम पे, फी के नाम पे दिया जाता है। फिर आता है सेक्शन 38 बजट। बजट क्या है? बजट की परिभाषा क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। आय व्यय के लेखे जोखे को हम बजट कहते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जितना भी बजट होगा, एक एक पैसे का ऑडिटिंग होता है, क्योंकि यह रिपोर्ट सारी की सारी पार्लियामेंट के पास जाती हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास जाती हैं। इन केस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस में लेड होंगी या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट बोर्ड के कंडीशन में पहुंचाई जाएंगी। तो उसमें कोई भी त्रुटि न रहे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, कोई भी तरीके का मिस कैलकुलेशन ना हो जाए, और ये हर साल फाइनेंशियल ईयर में भेजा जाता है। बजट की सारी रिपोर्टिंग बहुत तरीके से की जाती है। एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 39 में, अब वो जो बजट आपने बनाया है उसकी रिपोर्टिंग होती है एनुअली। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो भी फाइनेंशियल होता है उसका जो रिपोर्टिंग है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जैसे इस साल का फाइनेंशियल ईयर जैसे है तो रिपोर्टिंग आपकी होगी। इसीलिए मार्च सेशन और मार्च अप्रैल बहुत जो है ज़बरदस्त होता है। फिलहाल कोरोना था
पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कोरोना का नियम नहीं लगता है, ये रिपोर्टिंग हुई है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है प्रिस्क्राइब बाय द एनुअल रिपोर्ट अकाउंट्स अंडर दिस एक्ट ऑफ द, और हर फाइनेंशियल रिपोर्ट की एक कॉपी पार्लियामेंट को, एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती है बाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यही इसमें लिखे हैं। दूसरा सेक्शन कहता है, सब सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 कहता है स्टेट बोर्ड के लिए कि स्टेट बोर्ड का सारा फाइनेंशियल लेखा जोखा, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी हर 4 महीने पर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है और इसका एक कॉपी और इसका लेखा जोखा लेजिस्लेटिव असेंबली को एवरी ईयर फाइनेंशियल के उसमें प्रेजेंट करना पड़ता है, उसमें दिखाना पड़ता है कि भाई हमने इतना रुपए खर्चा किया। यदि आप जो है उसमें चॉकलेट भी खाएंगे तो उसका भी पैसा आप दिखाएंगे, समझ रहे हैं? मतलब कि ये जान लीजिए कि एक एक पैसे का रिपोर्टिंग, टीए, डीए, इंसेंटिव, सैलरीज, फिर उसके बाद से बेनिफिशरीज, फिर उसके बाद से आपका जो है जो भी ट्रेवल अलाउ, ये क्या नाम है, रेंट पे लिया गया कोई चीज़ हो, तो एक एक पैसे का इसमें सारा रिकॉर्ड देते हैं। तो बजट, ये देखिए, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में सेंट्रल बोर्ड अपना रिपोर्टिंग लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट के बजट में स्टेट बोर्ड अपना रिपोर्टिंग लगाती है। एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी फाइनेंशियल ईयर में, और ये पार्लियामेंट के से पास होगा। स्टेट बोर्ड हर फाइनेंशियल ईयर में अपना रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा। समझ रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में। अब आइए अकाउंट एंड ऑडिट। अब अकाउंट्स की देख रेख और ऑडिट कौन करता है? तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरी टीम होती है जो इसकी ऑडिटिंग करती है, इस अकाउंट की देख रेख करती है, और इस अकाउंट की रिपोर्ट को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 में देखिए, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, एंड इन केस ऑफ स्टेट बोर्ड सेक्शन 40 सब सेक्शन 7 लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाती है। देखिए, जो आपका अकाउंट्स और ऑडिट का है, ये ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, और ऑडिटर जनरल की टीम होती है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरे स्टेट और उसका ऑडिट करती है, और ऑडिट करने के बाद से 2 अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग गवर्नमेंट्स को सबमिट कर दी जाती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे पेनाल्टी मिसलेनियस वाला फंक्शंस, और इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए चैप्टर 7 चैप्टर 8 ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, पेनाल्टी और प्रोसीजर। और पेनाल्टीज़ को पढ़ने के शुरू करने के पहले ये वीडियो पेनाल्टी वाला कल अपलोड कर देंगे हम लोग। चैप्टर 5 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग ही पेनाल्टीज़ चार्ज की जाती हैं, और जो चैप्टर 5 में पेनाल्टीज चार्ज की जाएंगी सेलेक्टेड को हमने रखा है, तो इसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। जब हम पेनाल्टी पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 21, 20, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, आपके सामने भी रहनी चाहिए, ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्यूरी होगी तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू वेरी मच। ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है ये एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट का, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ, जो हमारा करिकुलम है। थैंक यू।